सो फ्रेंड्स, कुछ अरसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी रिगार्डिंग माई 2022 प्लान्स। उसमें मैंने ये भी जिक्र किया था कि मैं क्या लेसन्स कैरी फॉरवर्ड करना चाहता हूँ इनटू द नेक्स्ट ईयर। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में एक पॉइंट पे मैंने इस चीज़ का भी जिक्र किया था कि मैंने अपने ऑफिस के अंदर नो कहना सीख लिया है। उसका मतलब क्या है और उसके बारे में बैकग्राउंड क्या था। बहुत सारे लोगों ने मुझे उसमें अप्रोच किया कि मुझसे कहा कि यार, ऑफिस के अंदर जो टॉक्सिक बॉस होता है या इस तरह की जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर हम किस तरह से अपने आप को निकाल सकते हैं या किस तरह से उसको कोप कर सकते हैं। तो मैंने कहा व्हाई नॉट इस पे एक वीडियो बनाई जाए। आप कभी भी डायरेक्ट नो कहने की पोजीशन में नहीं आ सकते। ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप शुरू में ही नो कह देंगे बगैर कुछ सोचे समझे और बगैर किसी पोजीशन पे आए हुए, तो एक ये प्रॉब्लम हो जाएगी। वो सस्टेनेबल नहीं बनता। तो आपको किस तरह से नो कहना चाहिए, किस पॉइंट पे आके नो कहना चाहिए, उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे, हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। बट बिफोर दैट प्लीज लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। तो अब बात करें कि व्हाई सेइंग नो इज इंपॉर्टेंट है ही क्यों नो कहना। बेसिकली एक पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है इसका। उसके अंदर यह है कि फ्यूचर प्रूफिंग ऑफ योर स्पेस, यानी कि आप आगे जाकर किसी को भी नो कह सकते हो या सबको पता हो कि भाई आप कोई फॉर ग्रांटेड चीज़ नहीं है। नो कहना कोई बुरी बात नहीं है, नो कहना बल्कि अच्छी चीज़ है। बल्कि मैं अभी तक स्ट्रगल करता हूँ बहुत सारे लोगों को नो कहने में, लेकिन ऑफ कोर्स ऑफिस के अंदर मैंने जैसे कहा ना कि मैं अब उसमें सीख गया हूँ, तो मैं उसी चीज़ों को बिट्स एंड पीसेस के अंदर आपको बताता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं कि नो तो कोई भी कह सकता है ना। अगर कोई ब्लंट है तो उसके लिए नो कहना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि आप उसके उस काबिल भी तो बने ना कि आप जो नो कह रहे हैं उसके अंदर वेटेज हो। अब उसके लिए मैं कहता हूँ कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स हैं मेरे हिसाब से, वो आपको लाजमी आपके दिमाग में होने चाहिए। आप उन सॉफ्ट स्किल्स को मास्टर कर लें, उसके बाद आप नो कहते हुए अच्छे भी लगेंगे। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने ऑफिस की बात करें तो पंक्चुअल हो। पंक्चुअल इन ऑल द केसेस, यानी कि पंक्चुअल आप उस केस में भी हो, लेट से आपका ऑफिस 9 बजे लगता है एंड इट हैज़ टू बी एट 9, तो आपको 9 बजे होना है वहाँ पर। वो अलग बात है, आपके ऑफिस का कल्चर इस तरह का है कि वहाँ पर 9 to 6 वाली या 9 to 5 वाली सिचुएशन नहीं है, उसमें लोगों को लेट सेटिंग करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर पंक्चुअलिटी की बात करें तो आपको 9 बजे ऑफिस में होना है, क्योंकि वो नॉर्म है ऑफिस का। अगर आपको नहीं पसंद तो आप जॉब छोड़ सकते हैं। इसके अलावा पंक्चुअलिटी की बात ये भी है कि अगर आप कोई कमिटमेंट करते हैं तो उससे पीछे ना हटें, वो अपने टाइम फ्रेम के अंदर ही आप उस कमिटमेंट को पूरा करें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो ख़ास तौर पे जो यंग लोग आजकल नहीं समझ पाते, ख़ास तौर पे जो नए नए जॉब सिनेरियो के अंदर एंटर कर रहे होते हैं, जो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ये ज़बरदस्त किस्म की एक चीज़ है। ठीक है, अब उससे ऊपर के लेवल की चीज़ें आ गई हैं, पावर बीआई आ गई है और इस तरह की और चीज़ें भी आ गई हैं जो डेटा एनालिसिस के अंदर हेल्प कर रही होती हैं। लेकिन एक्सेल एक बहुत बेसिक चीज़ है जो कि हर सूरत में हर बंदे को हर लेवल के ऊपर आनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो आर्किटेक्ट हो, चाहे वो अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो। एक्सेल इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। एक्सेल के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। आप अपने आप को समझते हैं कि आप एक्सेल के अंदर मास्टर हैं, मैं अपने आप को लेट से समझता हूँ एक्सेल के अंदर मास्टर हूँ, लेकिन कल मैं एक ऐसे बंदे को देख सकता हूँ अपने सामने काम करते हुए कि मैं ब्लोन अवे हो सकता हूँ। एक्सेल के अंदर इतनी चीज़ें हैं जो आपके काम को क्विक बना सकती हैं, और इतना क्विक बना सकती हैं कि आपका वो डिस्टिंग्विश फैक्टर बन जाएगा। मैं आपको बताऊं, एक्सेल तो बड़ी चीज़ है, उससे पीछे की बात करूं मैं, पावर पॉइंट। हालांकि पावर पॉइंट उसके बाद की बात होती है, क्योंकि मैनेजमेंट के अंदर आप देखें ना तो नेक्स्ट लेवल पावर पॉइंट होता है जब उसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन बनानी होती हैं। आप ये सोचें कि मैंने एक वीडियो बनाई थी कुछ अर्से पहले, जिसके अंदर आई थिंक कोई 6-8 महीने पहले वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से मेरे पास एक ईमेल आई थी पावर पॉइंट स्पेशलिस्ट की। $6000 सैलरी के ऊपर सऊदी में हायर कर रहे थे उसको, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, बल्कि ज़्यादा ही सैलरी थी यार, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो बेसिकली उसके अंदर उनको डैशबोर्ड बनाने थे, उसके अंदर ग्राफिक्स बनानी थी, उसके अंदर नंबर्स को प्रॉपर्ली प्रेजेंट करना था। तो ये काम था बेसिकली पावर पॉइंट के अंदर। तो ये एक्सेल तो उससे ऊपर की चीज़ है, जिसके अंदर मैक्रोज हो गए, जिसके अंदर पिवट चार्ट्स हो गए, जिसके अंदर फॉर्मूलाज हो गए, जिसके अंदर यू नेम इट। डेटा एनालिसिस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो एक्सेल के थ्रू होता है और आपको लाजमी आना चाहिए। आप ये देखें कि इस वक्त मिस एक्सेल के नाम से एक टिकटॉक चैनल है, वो मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर हैं उसके, उस बंदी के, और उसके अंदर क्या टिप्स देती है वो आप, आई वुड हाईली रिकमेंड कि टिकटॉक अगर आप यूज़ करते हैं तो उसके अंदर मिस एक्सेल को फॉलो करें। उसके कोर्सेज भी हैं उसके अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। एक्सेल इज़ अ मस्ट। आप अपने ऑफिस के अंदर अपना टारगेट रखें कि आपसे अच्छी एक्सेल किसी की नहीं हो सकती। मैं ये टारगेट रख ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे ऑफिस के अंदर इतने कॉम्पिटिटिव लोग मौजूद हैं कि उनकी एक्सेल को मैं बीट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि मेरे सराउंडिंग में जितने लोग हैं, मेरी एक्सेल उनसे बेहतर है। तो इसलिए
और वो एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल बन जाता है। लोग आपसे पूछने आ जाते हैं कि यार ये एक्सेल में कैसे होगा, ये क्या कर सकते हैं। तो एक्सेल को प्लीज़ अंडरमाइन ना करें, इसको मास्टर करें, बहुत ज़रूरी है ऑफिस के अंदर। इसी से लिंक एक और चीज़ है जो कि आप ये सोचिए कि सबसे इंपॉर्टेंट इस तरह बन जाती है कि अगर आप टाइपिंग आपकी स्ट्रांग नहीं है, टाइपिंग स्किल्स आपकी कम है, यानी कि मैं अगर अभी जाऊँ ना typingtest.com के ऊपर, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, मैं उसके ऊपर जाऊँ तो मेरी जो टाइपिंग स्पीड है वो तकरीबन कोई 45 से 55 के दरमियान बनती है, डिपेंडिंग ऑन सेंटेंस पर यानी कि वर्ड्स पर मिनट, विच इज़ नॉट वेरी गुड, इट इज़ एन एवरेज स्पीड। आप जाके आज देखें कि आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। आप ये ना समझें कि अपने आप को आप टाइपिस्ट हैं। टाइप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल का वो ज़माना गया कि वो टिक टिक करके टाइप करते थे, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे वो इंजीनियर्स हों, चाहे कोई भी हो, वो टिक टिक करके टाइप करेंगे, आपका टाइम ज़ाया होगा उसके अंदर। जब टाइम ज़ाया होगा तो ऑफकोर्स टाइम इज़ मनी, एंड देन यू कैन इमेजिन कि क्या हो सकता है। इसी तरह जब मैं एक्सेल पे काम करता हूँ ना, तो लोग कभी कभी जिन लोगों को नहीं पता शॉर्टकट्स, वो परेशान हो जाते हैं। इस तरह रखें कि लोगों को हैरान परेशान रखें, सरप्राइज एलिमेंट अपने पास रखें। आपकी स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए। जब आप थिंक कर रहे होते हैं, जब सोच रहा होता है बंदा और उसको टाइप करना होता है, जब कभी लेट से मैं अपनी बात करूँ तो मैं स्क्रिप्ट बना रहा होता हूँ कभी इन वीडियोज़ का, ऑल्दो कि मैं वर्ड टू वर्ड स्क्रिप्ट नहीं बनाता, लेकिन जब मैं टाइप करना होता है तो मैं फिर देखता हूँ, एक बड़ा मशहूर यूट्यूबर है अली अब्दाल, उसकी मैं टाइपिंग स्पीड देखता हूँ, वो 150 तक पहुँच जाता है और मैं अभी तक 50 के ऊपर मौजूद हूँ। आप जरा जाके देखिएगा कि अपनी आप टाइपिंग स्पीड मुझे ज़रा बल्कि कमेंट में लिख के बताएं कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या आती है। टाइपिंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स, मैं कहता हूँ कि माउस को एज लेस पॉसिबल, आप जितना कम हो सकता है माउस को इस्तेमाल करें, ज़्यादा से ज़्यादा कीबोर्ड शॉर्टकट्स को यूज़ करें, टाइपिंग को तेज़ करें, एक्सेल को इम्प्रूव करें। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि सॉफ्ट स्किल्स में आती हैं और आपको आपके करियर को यहाँ से यहाँ लेके जा सकती हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टीम प्लेयर हों, आप इंडिविजुअल काम ना करें। बहुत सारे लोग होते हैं कि इंडिविजुअली बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन टीम के अंदर काम नहीं करते। मेरे सामने भी ऐसी एग्जांपल्स मौजूद हैं जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं और होते भी हैं बहुत अच्छे, उनकी एक्सेल भी बहुत अच्छी होती है, उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बहुत अच्छी होती है, वो अब प्रोफेशनली भी अच्छे होते हैं। वो उनके प्रॉब्लम ये होती है कि वो टीम के अंदर काम नहीं कर पाते, उनके वर्क एथिक्स उतने अच्छे नहीं होते, जिसकी वजह से वो अगेन उनका नाम उस तरह से नहीं बन पाता। क्योंकि जब तक आपके एथिक्स अच्छे नहीं होंगे, जब तक आपकी देखें, बुरे से बुरा बंदा टेक्निकली, अगर उसके एथिक्स अच्छे हैं, उसकी पीपल टू पीपल कोलैबोरेशन अच्छी है, तो वो बहुत सारी चीज़ों को हाइड कर देती है, उसकी जो ये पीपल स्किल्स है। तो ये सॉफ्ट स्किल जो पीपल स्किल होगी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपके पास टेक्निकल प्लस आपके पास सॉफ्ट स्किल्स और फिर पीपल स्किल, ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं, तो आप फिर कहीं से कहीं पहुंच सकते हैं अपने करियर के अंदर। तो मेक श्योर करें कि लोगों से अच्छा रिलेशन रखें और कभी भी टीम के अंदर ऐसी चीज़ ना बने कि जिसकी वजह से लोग कहें कि यार इसको हमें अपनी टीम में नहीं रखना क्योंकि ये प्रॉब्लमाटिक बंदा है। फिफ्थ पॉइंट के ऊपर आता है कि बेसिकली आपको जो है ना अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना है, अपनी टू डू लिस्ट बना के रखनी है। अब आपको मैं बताऊं, आपको शायद हैरानगी हो, मैं जब ये वीडियो की रिसर्च कर रहा था मुझे बड़ी हैरानगी हुई थी कि एक एवरेज एडल्ट अपनी पूरी डे के अंदर 35,000 डिसीजंस लेता है। हर तरह के डिसीजन आते हैं उसके अंदर, अपनी सुबह उठने से लेकर, फ़ोन उठाने से लेकर, फ़ोन में क्या यूज़ करना है उससे लेकर, अपनी कौन सी शर्ट ऑफिस पहन के जाना है उससे लेकर, लेट से कौन सा रूट लेना है, गूगल यूज़ करना है, मैप यूज़ करना है या नहीं करना है ऑफिस जाने के लिए। इस तरह के 10,000 किस्म की चीज़ें होती हैं, उसमें 35,000 डिसीजंस होते हैं इन अ डे। तो आप अपना मेक श्योर करें कि एक तो ये कि प्रायोरिटाइज करें अपनी चीज़ों को, टू डू लिस्ट बनाएं उसके अंदर, प्लस ये कि अपनी उन चीज़ों को जो कि इररेलेवेंट हैं या नॉन प्रोडक्टिव हैं उसको अपनी लाइफ से निकाल दें। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने साथ कि भाई मेरे पास कम से कम वार्डरोब हो, ऑल्दो कि अभी भी बहुत बड़ा वार्डरोब मौजूद है जो कि मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे कम करूँ, क्योंकि सेल लगती है तो मैं ख़रीद लेता हूँ फिर चीज़। लेकिन उसके अंदर कोशिश करें कि आपके पास कम से कम चॉइसेस हों। जब कम से कम चॉइस होगी, आपका माइंड भी कम से कम डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ होगा, उन डिसीजन मेकिंग के अंदर जिसके अंदर नॉन प्रोडक्टिविटी का एलिमेंट शामिल होता है। अब आप सुबह उठ के आप ये डिसाइड कर रहे हैं, उसी में 5-6 मिनट लगा रहे हैं कि भाई कौन सी शर्ट पहननी है, तो या रात में ही आप सोते वक्त सोच रहे हैं कि यार कौन सी शर्ट मुझे आयरन अप करनी है, या क्या पहन के जाना है मुझे, कौन से जूते पहनने हैं, कौन से सॉक्स पहनने हैं, इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करेंगे, कैसे मुझे बाल बनाने हैं, इस तरह की चीज़ों में जो है ना टाइम ज़ाया करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बड़े से बड़े मैं बताना नहीं चाहता, अगेन एग्जाम्पल देने का फ़ायदा नहीं है। स्टीव जॉब हो गया या मार्क ज़करबर्ग हो गया, ये एक ही टी शर्ट पहनते हैं, एक ही कलर की टी शर्ट पहनते हैं, बहुत आराम से अपने बहुत सारे मेजर हेडेक्स
ख़त्म कर देते हैं। कोई वजह ही है ना कि वो लोग भी इस तरह की बात करते हैं। मैं आज बात करता हूँ अपने कोलीग से के साथ या दोस्तों के साथ, तो वो मेरा मजाक अभी भी उड़ाते हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं वाइट एंड ब्लैक के ऊपर आ जाऊँ किसी तरह से, लेकिन अभी तक मैं आ नहीं पाया हूँ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ के अंदर एलिमिनेट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को, क्योंकि आपको वो कोई फ़ायदा नहीं होगा उन चीज़ों का सोच के, उन चीज़ों के ऊपर टाइम ज़ाया करके पूरे दिन के अंदर। तो बेहतर ये है कि अपना जो थॉट प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ के अंदर लगाएं, रादर देन वेस्टिंग योर एनर्जी इन डिसाइडिंग ऑन व्हाट टू वियर एंड व्हाट नॉट टू वियर। अच्छा, इसी को अगर कैरी फॉरवर्ड करें इसी पॉइंट को, तो इसके अंदर अगला पॉइंट ये है कि आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को टारगेट करें, यानी कि जो चीज़ें ईजिली हो सकती हैं और वो इम्पैक्ट ज़्यादा दे सकती हैं और वो आप कर सकते हैं, तो वो उन चीज़ों को ज़्यादा टारगेट करें। फ़र्ज़ करें आपके पास 10 चीज़ें करने को, उसके अंदर से 5 चीज़ें थोड़ी सी अनइम्पॉर्टेंट हैं या उनको कह लें कि लो प्रायोरिटी की हैं, 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उन 5 चीज़ों के अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको काम, अगर आपका वो फिनिश होता है तो ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा। लेट्स से आपके ऑफिस के अंदर बात करें तो ज़्यादा इम्पैक्ट नज़र आएगा, बड़ी चीज़ हो जाएगी। बाकी 4 चीज़ों को छोड़ के उस एक चीज़ को फोकस करें और उस चीज़ को ख़त्म करें ताकि आपका इम्पैक्ट ज़्यादा आए। लो हैंगिंग फ्रूट्स को जल्दी टारगेट करें और एज सुन एज पॉसिबल उनको फिनिश करने की कोशिश करें। अच्छा, इससे पहले कुछ मैंने पॉइंट बताया था ना कि जिसमें आपको बताया था मैंने कि आपको टीम प्लेयर होना चाहिए। इसके अलावा उसी के अंदर आपको नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए, आपको फ्रेंडली होना चाहिए। फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं कि आपका कोई फ़ायदा उठाए, अनड्यू एडवांटेज ले आपसे, लेकिन फ्रेंडली होने का मतलब ये है कि आपको आप अप्रोचेबल होने चाहिए। किसी को भी ऐसा ना हो कि कोई सोचे यार इस बंदे से बात करेंगे, ये ना हो कि हमें काट खाने को दौड़ जाए। तो आपका जो ऑरा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए कि लोग आपको अप्रोच करते हुए डरे नहीं। तो मेक श्योर कि आप फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं, लेकिन फ्रेंड्स अगेन जब बनाते हैं तो बंदा उसके अंदर टाइम भी ज़ाया हो सकता है, तो उस चीज़ को भी जो है ना कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि टाइम आपका इंपॉर्टेंट है, टाइम को वेस्ट नहीं करें। अच्छा, उसमें अगला पॉइंट ये है कि आप डोंट बी एन स्ट्रैटेजी गाय। स्ट्रैटेजी गाय का मतलब ये कि मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर इस तरह के बहुत सारे लोग देखे हैं कि वो प्लान्स पता नहीं कहाँ के बना रहे होते हैं, लेकिन जब इवेंचुअली काम इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो पीछे हट जाते हैं वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बेसिकली आप जो प्लान कर रहे हो, स्पेशली अगर आप खुद कोई चीज़ प्लान कर रहे हो, तो उस चीज़ को आप खुद अपने हिसाब से सोचें कि वो इम्प्लीमेंट कैसे हो सकती है। ये नहीं है कि आप अगर बॉस हैं तो आप प्लान कर दें और इम्प्लीमेंटेशन को टीम को दे दें और फिर कहें कि यार आप जाने और आपका काम जाने, मैंने तो प्लान करके दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी डोमेन के अंदर भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि प्लानिंग होती है और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन होती है। तो प्लानिंग जो कर लेते हैं उसके बाद वो ऑप्टिमाइजेशन पर डाल देते हैं कि भाई अब आप देखें उसको, हालांकि प्लान जो कर रहा है उसी को ऑप्टिमाइज सोचना चाहिए कि यार इसको ये चीज़ ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। तो स्ट्रैटेजी गाय आप अपना लेबल हटा दें, यानी कि आप सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं बनाएं, आप उसको इम्प्लीमेंटेशन में भी लेके जाएं और कोशिश करें कि ऐसी स्ट्रैटेजी बननी चाहिए कि वो प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट हो। तो बातें सिर्फ नहीं होनी चाहिए हवाओं में, बल्कि इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए उसकी। तो एक मशहूर डायलॉग है ना कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। ऐसा होना चाहिए कमिटमेंट के बारे में। कमिटमेंट आप एक दफ़ा कर लें, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि उसको फिर आपको ऑनर करना है। बहुत रेयर केस के अंदर अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जाए तो एक अलग चीज़ है, अदरवाइज कमिटमेंट को आपको ऑनर लाजमी करना है। आपने जो कमिटमेंट कर दी, जो टाइम की कमिटमेंट कर दी, किसी किस्म का भी जो आपने कमिटमेंट की है उसको आपको खुद पूरा करना है। भले आपको कोई ऑब्लिगेशन हो ना हो, क्योंकि ये आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी के ऊपर बात आ जाती है। बहुत सारी टाइम पर आपको कमिटमेंट आप ना भी पूरी करें तब भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पॉइंट ये है कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए आपका नाम ख़राब होगा, आपकी पर्सनल इंटीग्रिटी ख़राब होगी। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप कोई कमिटमेंट करें, या तो कमिटमेंट करें ना, या करें तो अपने टाइम खुद अपने हिसाब से लें। अगर आप टाइम बाउंडेड कमिटमेंट कर रहे हैं तो उसको मेक श्योर करें कि पूरी करें। कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको हर तरह के फंक्शंस पता होने चाहिए। तो क्रॉस फंक्शनल स्किल्स आपको आने चाहिए। अगर आप लेट से टेक्निकल के अंदर है तो आपको पता होना चाहिए फाइनेंस कैसे काम करिए, एचआर कैसे काम करिए, कम से कम ऊपर लेवल के आपको चीज़ें पता होना चाहिए ताकि उनके इश्यूज भी आपको पता हो। वंस आप उनको कोई चीज़ बोल रहे हैं और वो आपसे कोई टेक्निकल टर्म यूज़ कर लें अपनी, तो आपको उसका पता होना चाहिए। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप बेसिकली जब लोगों से बात करते हैं तो आपकी कम्युनिकेशन इम्प्रूव होती है, लोगों के लेवल के ऊपर बात करते हैं। प्रॉब्लम हमारा टेक्निकल लोगों का ये होता है कि हमें फाइनेंस की नॉलेज नहीं होती है। हमें एचआर की तो खैर नॉलेज होती है, एचआर को हमारी नॉलेज नहीं होती है, लेकिन एटलीस्ट हम जब फाइनेंस के या सेल्स के लोगों से बात करते हैं तो हमारा वो लेवल नहीं बन पाता जिस लेवल के ऊपर हमें, जिस लेवल पर जाके बात करनी चाहिए। उसकी वजह से टेक्निकल के लोग हमेशा थोड़े से मार खा रहे होते हैं। तो इसलिए अब जो सामने वाला है उसके लेवल पर जाके बात करें, उसके जो स्किल्स हैं वो देखें कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं वो, तो उसके लेवल पे जाके बात करें ताकि आपको पता हो कि वो उसके क्या इश्यूज़ हैं या उसकी क्या वीकनेस है। ये दोनों चीज़ें आपको पता होना चाहिए ताकि आप उससे जो बात करें
उसके हिसाब से बात करें, सामने वाले को भी पता होगा कि यार मैं इसके सामने हैंकी पैंकी नहीं कर सकता क्योंकि इसको सारी चीज़ें आइडिया है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ क्विकली पॉइंट्स बताता हूँ, ये सॉफ्ट स्किल्स के अंदर ही अगेन आ जाता है, लेकिन ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं उसके लिए पूरा एक टॉपिक लेके चलूँ। जैसे आप प्लीज़, एक्सक्यूज़ मी, सॉरी, इस तरह के वर्ड्स को कॉन्स्टेंटली आपको यूज़ करना चाहिए अपने ऑफिस के अंदर। आपका ऑफिस का माहौल हो ना हो, आपको कम से कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है अच्छे माहौल में इवेंचुअली जाएंगे ना, या किसी और कंपनी में आप खुद कंपनी बनाते हैं तब भी आपको एक अच्छा माहौल रखना है, तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए रिगार्डलेस के किस तरह का माहौल है। इसके अलावा जैसे कोई आगे जा रहा है, दरवाज़ा खोल दिया उसके लिए, खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए, ये सारे छोटे छोटे जेस्चर्स होते हैं। पैसे अगर आपको किसी से ले, पहले तो पहली बात तो ये है कि ऑफिस के अंदर पैसों का काम ना ही करें, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं बेचारों के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, तो पैसे अगर लें तो जो कमिटमेंट करें पैसे वापस करने की, उस टाइम पे करें। कि ये ना हो कि बंदा आपके पीछे आ रहा हो और आप फिर कॉल का जवाब ना दे रहे हो, तो ये बिल्कुल ना करें। ऑफिस के अंदर जब आपने इस तरह का रखा हुआ है, तो नो की बात हो रही है ना, तो नो का मतलब आप अगर नो कहना चाह रहे हैं किसी को, तो वो इस तरह की इंटीग्रिटी से तो नहीं हो सकता ना, कि अगर आपने किसी से पैसे लिए हुए और आप पैसे वापस नहीं कर रहे। और बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं, एक से नहीं 10 से लिए हुए होते हैं उन्होंने, तो ये फिर सेल्फ इस्टीम के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। इसके अलावा ये कि किसी से आप अगर पॉलिटिकल डिफरेंस है भी तो एक लेवल पे रखें, आगे लेके ना जाएं। मैं तो वैसे बाय द वे पॉलिटिक्स के ऊपर जब भी बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई, जो सिचुएशन है, लेट से हम अपने मुल्क की बात करें, पाकिस्तान की, तो जो जो सिचुएशन है हमारी लाइफ टाइम के अंदर, कोई बहुत मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आनी है। अल्लाह करे कोई डिग्रेडेशन मेजर ना आए, लेकिन कोई मेजर इंप्रूवमेंट नहीं आनी है, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्योंकि सिस्टम बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। इस सिस्टम को सही करते करते बहुत टाइम लगेगा, तो आपकी लाइफ टाइम के अंदर इसमें कोई इंप्रूवमेंट आ नहीं सकती है। तो मैं कुछ सर्टेन मेरा पॉलिटिकल, मैं कहता हूँ कि शायद मैं इंक्लाइंड हूँ किसी की तरफ, लेकिन अगर मुझसे कोई प्रो या अगेंस्ट कोई मुझसे बात करता है, तो मैं उससे ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि इस चीज़ के अंदर आपकी, अगेन मैं एक बात करूँ कि जो गुस्सा है या एनर्जी आपकी जो ज़ाया होती है एंगर मैनेजमेंट के अंदर, वो बेहतर ये है कि आप सही जगह पे लगा लें। तो गुस्सा बिल्कुल भी ना करें, फजूल की डिबेट्स के अंदर ना पड़ें। इसी तरह अगर आपको कोई आपको किसी को कॉल करनी है, आप किसी को कॉल कर रहे हैं, तो अगर आपने एक दफ़ा कॉल की, दो दफ़ा कॉल की, उस बंदे ने नहीं उठाई, तो तीसरी दफ़ा कॉल ना करें। वो मेक श्योर करें कि वो आपको कॉल करेगा, कॉल बैक करेगा। अगर नहीं करता तो उसका मतलब वो इग्नोर कर रहा है फॉर सम रीज़न। वो इग्नोर कर रहा है तो आप भी इसको फिर छोड़ दें, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके ऑफिस का कोई काम है तो ईमेल कर दें, दैट्स अबाउट इट। तो प्लीज़ नैगिंग ना किया करें लोगों को बार बार कॉल करके, कि ऐसा होता है कि बहुत सारे टाइम पर और टाइमिंग के ऊपर लोग कॉल कर रहे होते हैं, और एक दफ़ा नहीं, दो दो तीन तीन दफ़ा कॉल कर रहे होते हैं, और फॉर सम रीज़न आप उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, या आपको पता होता है कि वो काम नहीं हुआ। तो भाई, जो बंदा कॉल कर रहा है उसको पता होना चाहिए कि बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया, फॉर सम स्पेसिफिक रीजन फ़ोन नहीं उठाया है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो फ्रेज है, प्रेज पब्लिकली, क्रिटिसाइज प्राइवेटली। पॉइंट ये है कि आप किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको जो क्रिटिसिज्म है वो सबके सामने ना करें। बेहतर यह कि किसी लोगों के सामने ना करें। अगर कोई और बंदा इस तरह का है जिसकी आदत बन गई है तो एक अलग बात है, लेकिन अगर पहला इनकाउंटर है, दूसरा इनकाउंटर है, तो मेक श्योर करें आप पब्लिकली उसको ना बोलें इस तरह की चीज़। और अगर प्रेज करना है, किसी के काम को अच्छा लगा है, तो आप खामोशी से उसको ना जाके बोलें, लोगों के सामने बोलें। इससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे, इससे वो उसका दिल बड़ा होगा और आपके लिए वो बंदा अच्छा सोचेगा। इसी तरह एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई बंदा बात कर रहा है आपसे, तो उसको बीच में इंटरप्ट ना करें। इंटरप्शन बहुत गलत चीज़ होती है। किसी को भी बीच में बात करते हुए इंटरप्ट करना, वो सही नहीं होता। तो कोशिश करें कि कभी भी, जब भी कोई बात कर रहा है आपसे, तो इंटरप्ट आपकी तरफ से ना हो, और जब उसकी बात ख़त्म हो जाए तब आप उससे बात करें। आपको जो आपके ऑफिस बॉयज़ हैं, या आपके जो क्लीनर्स हैं, या आपके जो ड्राइवर्स हैं, आपको उनसे उसी तरह से बात करनी चाहिए जैसे आप लेट से अपने सीईओ से बात करेंगे, क्योंकि इज़्ज़त अगर आप देंगे तो इज़्ज़त मिलेगी। सामने आपको शायद वो बंदा इज़्ज़त इसलिए दे रहा हो कि आप एक पोजीशन पे बैठे हुए हैं, और आप उसको कुछ भी कह लेंगे तो वो बेचारा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पीठ पीछे तो वो पता नहीं क्या क्या कह रहा होगा, अगर आप जो है ना उससे इज़्ज़त से बात नहीं करेंगे। तो ये यू नेवर नो कौन किस वक्त किस पोजीशन के ऊपर हो। तो आप इज़्ज़त का, जो किसी को रिस्पेक्ट देने वाली बात है ना, वो कभी भी ख़त्म ना करें। हर एक बंदे को ड्यू रिस्पेक्ट दें। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई, जितनी मैंने चीज़ें बताई, इन सबको करने के बाद भी अगर आप नो नहीं कह सकते हैं, तो फिर प्रॉब्लम है। फिर प्रॉब्लम ये है कि आप, इसका मतलब ये है कि या तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, या फिर आप बहुत ही कोई गलत जगह काम कर रहे हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों का मसला है, तो कॉन्फिडेंस के लिए तो आपको ये चीज़ें कर लें, और आप फिर कहना शुरू कर दें नो। फिर देखें कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे। आई एम श्योर अगर ये सारी चीज़ें आपने कर ली हैं, आप एक्सेल के अंदर परफेक्ट हो गए हैं, आप कंप्यूटर, आपने टाइपिंग स्पीड अच्छी कर ली है, आप सारे काम पंक्चुअलिटी से कर रहे हैं, आप लो हैंगिंग फ्रूट्स को आपने टारगेट कर लिया है, आपका जो ओवरऑल ऑरा है वो बेहतर हो गया है, लोगों के साथ अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, आई एम श्योर अगर आप नो कहेंगे कोई आपका बुरा नहीं मानेगा, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि यार आप जो काम कर रहे हैं
तो आप किसी वजह से नो कह रहे हैं, ऐसे नहीं कहेंगे नो। दूसरी बात यह कि अगर आप फिर भी नो नहीं कह पा रहे तो उसका मतलब है आप गलत जगह काम कर रहे हैं। आप अपनी जॉब फिर चेंज कर ही लें या अपना वर्क स्पेस चेंज कर लें, क्योंकि अगर इतना कुछ करने के बाद भी रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है आपको, तो फिर उस जगह पर काम करने का फ़ायदा नहीं है। तो जिन लोगों ने मुझसे ये पूछा था कि किस तरह से हम बॉस को नो कह सकते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। ये सारी चीज़ें जो मैंने कही, आप प्लीज़ उसको इम्प्लीमेंट करें। आपको यहाँ सिर्फ अपनी जॉब में नहीं, अगली जॉब्स के अंदर, अगली जो भी आप वेंचर करेंगे उसके अंदर, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर, हर जगह इसमें इम्प्रूवमेंट मिलेगी। कुछ इसमें चीज़ें टेक्निकल हैं, कुछ मॉरल हैं, दोनों चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर। इसके अलावा मैंने कुछ वीडियोस बनाई हुई हैं पहले जिसमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के बारे में बात की थी, आप उस वीडियो को यहाँ पर जाके देख सकते हैं। इसके अलावा मैंने मेंटल इंडिपेंडेंस के ऊपर भी वीडियो बनाई थी, जो कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से पहले का स्टेप होता है। इस वीडियो में जो मैंने बात की, कुछ बातें उसमें कॉमन है, आप इस वीडियो में जाके देखें उसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कैसी लगी वीडियो मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।